नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज AIJS की स्थापना के लिए चर्चा का आयोजन किया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से न्यायपालिका में कुशाग्र और प्रतिभावान व्यक्तियों के चयन के लिए AIJS की स्थापना के विषय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ चर्चा का आयोजन किया। इस विचार के अंतर्गत पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत आदि जैसे समूहों को शामिल किया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की समावेशी प्रकृति के लिए SC, ST और OBC को आरक्षण दिया जाएगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एक अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से जिला न्यायाधीशों के एक केंद्रीकृत संवर्ग के निर्माण को दर्शाता है। इसके साथ ही ये अखिल भारतीय सेवाओं की तर्ज पर प्रत्येक राज्य को न्यायाधीश आवंटित करेगा। वर्तमान में जिला न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को पहली बार वर्ष 1958 में विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर 42वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 312 में AIJS का प्रावधान शामिल किया गया था। यदि AIJS के लाभों की बात करें तो इससे न्यायिक रिक्तियों की समस्या का समाधान होगा, सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करके न्याय की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, अखिल भारतीय न्यायपालिका का एकीकरण होगा और सहयोगात्मक संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का विचार सुदृढ़ करने में सहायता प्राप्त होगी। हालांकि AIJS से संबंधित कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं, जैसे राज्य भर्ती के अपने अधिकार को लेकर चिंतित हैं। एक समान राष्ट्रीय कानून स्थानीय कानूनों और प्रथाओं की उपेक्षा कर सकता है। वर्तमान में भाषा की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की कार्रवाई का संचालन और निर्णयन स्थानीय भाषा में होता है। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। इसरो के PSLV C51 ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। इन 18 उपग्रहों में से 4 भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी IN-SPACE और 14 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के हैं। ये NSIL का प्रथम समर्पित मिशन है। यदि भारत के उपग्रहों की बात करें तो इन उपग्रहों में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा सतीश धवन उपग्रह को विकिरण स्तर, अंतरिक्ष के मौसम आदि का अध्ययन करने के लिए निर्मित किया गया है। 3 उपग्रहों के एक संयोजन यूनिटी सेट द्वारा रेडियो रिले सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आपको बता दें कि IN-SPACE अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। ये गैर सरकारी निजी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और अंतरिक्ष विभाग के स्वामित्वाधीन सुविधाओं के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है और साथ ही साथ प्रक्षेपण की घोषणाओं को प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य प्रोत्साहन पूर्ण नीतियों और एक अनुकूल विनियामक परिवेश के माध्यम से निजी क्षेत्र की सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका मार्गदर्शन करना है। NSIL इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व भारतीय उद्योग जगत को अंतरिक्ष संबंधी उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों को प्रारंभ करने में सक्षम बनाना है। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निर्गत उत्पादों और सेवाओं के संवर्धन और उनके व्यावसायिक दोहन के लिए भी उत्तरदायी है। NSIL को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित किया गया है। ये अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड IN-SPACE के साथ कार्य करता है और इसरो की कुछ गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए उद्योग जगत को सक्षम बनाता है। भारत और रूस भारत प्रशांत ढांचे के भाग के रूप में आसियान के साथ साझेदारी की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। हाल ही में महामारी के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ रूस ने भारत प्रशांत ढांचे के भाग के रूप में आसियान में द्विपक्षीय साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा के लिए भारत के सुझावों पर सहमति व्यक्त की। आपको बता दें कि भारत रूस के बीच इस विषय पर चर्चा भारत के विदेश सचिव की हालिया रूस यात्रा के दौरान हुई। आइए अब जानते हैं भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत रूस सहयोग क्यों आवश्यक है। रूस 3 क्षेत्रों यानी यूरेशिया, भारत प्रशांत और सुदूर पूर्व रूस के लिए महत्वपूर्ण है। भारत रूस समझौता इन क्षेत्रों में बहुध्रुवीयता, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि रूस अमेरिका के नेतृत्व वाले भारत प्रशांत विजन को अपने हितों के समक्ष अवरोध के रूप में देखता है, जबकि भारत प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस क्षेत्र में रूस को एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में महत्व प्रदान करता है। रूस इस क्षेत्र में मौजूद ऊर्जा संसाधनों के
दोहन को लेकर भी आशान्वित है। रूस की चीन के साथ और भारत की पश्चिम के साथ साझेदारी के आलोक में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोनों देशों के बीच ये सहयोग उनके बीच रणनीतिक और राजनीतिक असहमति को कम करने में सहायता करेगा। आइए अब जानते हैं रूस भारत सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम। सुदूर पूर्व रूस यानी रशियन फार ईस्ट में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के शीघ्र परिचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सुदूर पूर्व रूस में सहयोग के लिए भारत जापान रूस त्रिपक्षीय ट्रैक 2 वार्ता आयोजित की जाती है। पूर्वी समुद्री गलियारा चेन्नई और व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास एवं शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। अगली खबर संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र विकास नीति समिति ने बांग्लादेश को अल्पविकसित देशों की श्रेणी से प्रोन्नत कर विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल करने की अनुशंसा की है। CDP यानी कमेटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक की एक सहायक समिति है। CDP यानी कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी प्रत्येक 3 वर्षों में अल्पविकसित देश के वर्ग की समीक्षा करने और अल्पविकसित देशों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए अधिदेशित है। आपको बता दें कि UN द्वारा अल्पविकसित देशों के वर्ग को वर्ष 1971 में पहली बार सूचीबद्ध किया गया था। कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी उन मुद्दों पर परिषद को परामर्श प्रदान करती है जो सतत विकास एजेंडा 2030 के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक हैं। प्रस्ताव को सहमति के लिए इकोसोक को एवं अंतिम अनुमोदन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को भेजा जाता है। LDCs कम आय वाले देश हैं जो सतत विकास के लिए गंभीर संरचनात्मक बाधाओं से ग्रसित हैं। ये आर्थिक और पर्यावरणीय विपदाओं के लिए सुभेद्य हैं और साथ ही इनमें मानव पूंजी का स्तर भी कम है। कुल 46 अल्प विकसित देश हैं, जिनमें से 33 अफ्रीका में, 9 एशिया में, 1 कैरिबियन क्षेत्र में और 3 प्रशांत महासागर में स्थित हैं। अल्प आय वाले देशों के निर्धारण के लिए 3 मानदंड हैं: प्रति व्यक्ति आय, मानव परिसंपत्ति सूचकांक यानी ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स और आर्थिक सुभेद्यता सूचकांक। प्रोन्नति के लिए लगातार 2 त्रैवार्षिक समीक्षाओं में 3 मानदंडों में से कम 2 की आवश्यकता होती है। अल्प विकसित देशों से विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल होने के कई निहितार्थ हैं। नकारात्मक निहितार्थ की बात की जाए तो इसमें निर्यात में अधिमान्य प्रावधान, कृषि और नव उद्योगों को सब्सिडी का प्रावधान और जलवायु वित्त तक पहुंच समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि सकारात्मक निहितार्थों की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निकायों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और बेहतर क्रेडिट रेटिंग और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अगली खबर विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। 28 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 1928 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में वर्ष 1987 से हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC NSD के लिए नोडल एजेंसी है। CV रमन ने इस वैज्ञानिक तथ्य की खोज की थी कि जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो कुछ विक्षेपित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य और आयाम में परिवर्तन हो जाता है। ये घटना प्रकाश के प्रकीर्णन का एक नया प्रकार था और बाद में इसे रमन प्रभाव कहा गया। ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को सिद्ध किया था। इसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार और वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वेंकट रमन प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। इसके अलावा कुछ अन्य भारतीय वैज्ञानिक थे: जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने वेब गाइड्स, हॉर्न एंटीना आदि जैसे सूक्ष्म तरंग आधारित घटकों का आविष्कार किया था। इसके अलावा सत्येंद्र नाथ बोस, बोसोन पर सत्येंद्र नाथ बोस के कार्य ने भौतिकी के मानक मॉडल के निर्माण में क्रांति लाने में सहायता प्रदान की है। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए आइंस्टीन के साथ उनका कार्य भी विख्यात रहा है। मेघनाथ साहा, उन्होंने तारकीय वायुमंडल के अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण तापीय आयनीकरण समीकरण विकसित किया था। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। शत्रु संपत्तियां। हाल ही में केंद्र ने 3000 से अधिक नई शत्रु संपत्तियों की पहचान की है। शत्रु संपत्तियां या विदेशी संपत्तियों का मतलब है शत्रु पक्ष या शत्रु कंपनी की ओर से स्वामित्वाधीन या प्रबंधित संपत्ति। ये उन व्यक्तियों द्वारा भारत में त्याग दी गई संपत्ति को दर्शाती है जो पाकिस्तान या चीन प्रवास कर गए और अब वे भारत के नागरिक नहीं हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 को ऐसी संपत्तियों के निपटान के लिए लागू किया गया था। शत्रु
संपत्तियों का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक द्वारा किया जाता है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम। इस योजना को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया था। साथ ही इस योजना के तहत केंद्र ने 15 व्यापक श्रेणियों जिसमें कृषि, बागवानी, पशु, कुक्कुट पालन, दुग्ध, मत्स्य पालन, जलीय कृषि आदि के अंतर्गत कई उत्पादों की पहचान की है। इसका उद्देश्य देश के 728 जिलों में से प्रत्येक के लिए एक उत्पाद आवंटित करके कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है, ताकि विभिन्न मंत्रालयों की कई योजनाओं के तहत संसाधनों का अभिसरण संभव हो सके। पहचान किए गए उत्पादों का समर्थन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME के अंतर्गत किया जाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। कावेरी वेल्लरू वेगई गुंडर लिंक योजना। ये 262 किलोमीटर लंबी नदी अंतरयोजन परियोजना है, जो अधिशेष जल के उपयोग के लिए केंद्र की नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना में किसी बड़े बांध का निर्माण शामिल नहीं है, किंतु इसमें केवल नदी की दिशा परिवर्तन के लिए संरचना का निर्माण शामिल है। इस परियोजना के कई लाभ होंगे। इससे स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बाढ़ के दौरान 6300 क्यूबिक फीट अधिशेष जल का दिशा परिवर्तन करना और भूजल स्तर आदि में वृद्धि करना इस योजना के लाभ हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप। हाल ही में एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, अनुवादक और आलोचक प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी फेलोशिप देश में सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ये अंग्रेजी सहित भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। ये सम्मान साहित्य के अमर व्यक्तियों के लिए आरक्षित है और किसी भी समय केवल 21 लोगों को प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2005 में अपनी 125वीं वर्षगांठ के दौरान प्रेमचंद के सम्मान में एक प्रेमचंद फेलोशिप की स्थापना की थी। शांति निकेतन को यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचान स्थापित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने एक अभियान चलाया। विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में स्थित है, जहां विश्व भर से पर्यटक आते हैं। ये यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों की सूची के लिए भारत की वर्ष 2010 की आधिकारिक प्रविष्टि है। विश्व धरोहर पृथ्वी पर उन स्थानों के लिए प्रदत्त दर्जा है जिनका मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य है और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों से सराहना प्राप्त करने और इन धरोहरों का आनंद लेने के लिए संरक्षित करने के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बीर चिलाराय। प्रधानमंत्री ने हाल ही में बीर चिलाराय, जिन्हें शुक्ला ध्वज भी कहा जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीर चिलाराय का जन्म 1510 में हुआ और उनकी मृत्यु 1571 में हुई। ये असम के कोच शाही राजवंश के एक सेनापति थे और उन्होंने अपने बड़े भाई नर नारायण के साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे कोच शाही वंश के संस्थापक शासक महाराजा विश्व सिंह के पुत्र थे। आपको बता दें कि असम सरकार द्वारा व्यक्तियों को बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान बीर चिलाराय पुरस्कार है। पारंपरिक खिलौने। प्रधानमंत्री ने इंडिया टॉय फेयर 2021 में चन्नापटना में खिलौनों जैसे पारंपरिक खिलौनों की ई-मार्केटिंग पर विचार व्यक्त किए। इंडिया टॉय फेयर 2021 भारत का पहला खिलौना मेला है। चन्नापटना के खिलौने कर्नाटक के चन्नापटना शहर, जो कि टीपू सुल्तान के समय से लकड़ी के रंगीन खिलौनों के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। भारत में कुछ अन्य पारंपरिक खिलौने भी हैं, जैसे तंजावुर की गोलू गुड़िया। इसे 17वीं शताब्दी में नायक और मराठा शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। लईफा दिबी, ये मणिपुर से संबंधित है। ये ईश्वर की स्त्री छवि है जो फटे पुराने या जीर्ण शीर्ण वस्त्रों से बनाई जाती है। और कोंडापल्ली खिलौने, ये आंध्र प्रदेश में मुलायम लकड़ी से बने खिलौने हैं, जिसे टेल्ला पोनिकी कहा जाता है। हूथी समूह। हूथी जायदी शिया या जायदिया कहलाते हैं। शिया मुस्लिमों में जायदी अल्पसंख्यक होते हैं। ईरान पर व्यापक रूप से हूथियों का समर्थन करने का आरोप है, जो वर्ष 2004 से यमन की सुन्नी बहुमत वाली सरकार के साथ संघर्षरत हैं। हूथी विद्रोह सऊदी अरब की सीमा पर यमन के उत्तरी प्रांत सेदा से आरंभ हुआ और सरकार के साथ एक जटिल युद्ध में परिवर्तित हो गया। इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।